हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में फिर हम आपके लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आए हैं। ये इस सीरीज का तीसरा लेक्चर होगा। अति संभावित सवालों में से एक। तो अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके थे। आज हम लोग शुरू करेंगे 17 नंबर प्रॉब्लम से। 17 नंबर प्रॉब्लम देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 उठाए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। ये इम्पोर्टेंट सवाल है टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक से। क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल्स टू π/4। तो पहले हम इसके कंसेप्ट को देखते हैं। किसी टेंजेंट का स्लोप का मतलब होता है dy/dx एट द पॉइंट। यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है वो पैरामेट्रिक फंक्शन के रूप में है। x डिपेंड कर रहा है थीटा पर, y डिपेंड कर रहा है थीटा पर। तो यदि किसी फंक्शन में x और y दोनों वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर जाए तो ऐसे फंक्शन को पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। और वह तीसरा वेरिएबल जिस पर दोनों x और y डिपेंड करता है को पैरामीटर कहते हैं। यहाँ थीटा पैरामीटर है। तो पैरामीट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले x को डिफरेंशिएट करते हैं पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, फिर y को डिफरेंशिएट करते हैं पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, और फिर इनका रेशियो हो जाता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए dy/dx निकालना होगा। अब इस सवाल को बनाते हैं। तो पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे। x बराबर दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा। x को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। a कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। ये cos क्यूब थीटा है यानी पावर हो गया। तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा विदाउट पावर के रेस्पेक्ट में। तो cos क्यूब थीटा का होगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और फिर cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अब इसी प्रकार से y को डिफरेंशिएट करेंगे। y हो गया a साइन क्यूब थीटा। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो dy/d थीटा बराबर होगा a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। साइन क्यूब थीटा ये x के पावर n का फॉर्मूला लगेगा। तो n गुना x का पावर n-1। यहाँ x के जगह पर आप साइन थीटा समझेंगे, और फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। अब हम निकालेंगे dy/dx। तो dy/dx बराबर होगा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। dy/d थीटा हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और dx/d थीटा था -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम प्रॉपर कैंसिलेशन कर लेते हैं। 3a से कट जाएगा, एगो साइन कट जाएगा और एक कॉस कट जाएगा। बच जाएगा ऊपर में साइन थीटा और नीचे में कॉस थीटा विथ निगेटिव साइन। अर्थात dy/dx बराबर हो गया -tan थीटा। dy/dx हमको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल्स टू π/4। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू होगा dy/dx एट थीटा इज इक्वल्स टू π/4। तो dy/dx था -tan थीटा, और थीटा के जगह पर रख देंगे π/4। तो मिल जाएगा -1। यानी इस सवाल का जवाब हो गया -1। उम्मीद है
कि आप इसको समझ गए होंगे। शेयर कर दीजिए एक बार सभी दोस्तों में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कंटिन्यूटी से उठाया गया टॉपिक है। इस टॉपिक से भी अक्सर बोर्ड में सवाल पूछा ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, चूंकि एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम है इसलिए इसकी संभावना अधिक बनती है। आप कंसेप्ट को देखिए, डिजिट बदल करके सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर π/2 फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू k cos x अपॉन π-2x when x is not equals to π/2 and fx is equals to 3 when x is equals to π/2। सवाल कह रहा है कि ये दिया हुआ जो फंक्शन है वो x बराबर π/2 पर कंटिन्यूअस है, तो k का मान क्या होगा। तो कंटिन्यूटी के लिए आप थ्योरी जानते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है x बराबर a पर यदि f ऑफ a एग्जिस्ट करे। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू a fx भी एग्जिस्ट करे। और तीसरा पॉइंट हुआ कि f ऑफ a बराबर होनी चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a fx के। यहां पर हम एक पॉइंट को लेकर के सवाल बना लेंगे और बोर्ड में फुल मार्क्स मिल जाएगा। यहां पर क्या कहेंगे कि चूंकि फंक्शन x बराबर π/2 पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब f π/2 का जो वैल्यू होगा वही π/2 जब टेंड्स करेगा तो उसके आधार पर लिमिट का जो वैल्यू प्राप्त होगा उसके बराबर होगा। अर्थात लिखेंगे एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x बराबर π/2 हेंस f ऑफ π/2 बराबर लिमिट x टेंड्स टू π/2 f ऑफ x। चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस बात का अर्थ ही हुआ कि π/2 पर जो फंक्शनल वैल्यू होगा वही लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे। f π/2 का अर्थ हुआ फंक्शन का वैल्यू जब x π/2 के बराबर है यानी 3। और यहां होगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 फंक्शन का वैल्यू जब x π/2 के बराबर नहीं है। टेंड्स टू का मतलब होता है दो मतलब, एक x π/2 के बराबर नहीं है, ये एक मतलब हुआ। दूसरा मतलब होता है कि x इज वेरी वेरी क्लोज टू π/2। तो यहाँ π/2 के बराबर नहीं है, ये इस्तेमाल करेंगे तब ये हो जाएगा k cos x डिवाइडेड बाई π-2x। अब आप देखिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट है जिसको बनाने के लिए थीटा टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा। उसके लिए हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू π/2 प्लस h और तब लिख देंगे कि जब x टेंड्स टू π/2 होगा h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा 3 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू कॉस x के जगह पर होगा π/2 प्लस h डिवाइडेड बाई π-2 इंटू x के जगह पर होगा π/2 प्लस h बराबर k कांस्टेंट है, इसको लिमिट से बाहर निकाल देते हैं तो k गुना लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया जहां cos हो जाएगा निगेटिव और 90 में कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन के फलस्वरूप cos साइन में बदल जाता है तो नीचे ऊपर में हो जाएगा साइन h, या आप कह सकते हैं कि cos 90 प्लस थीटा
बराबर माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या होगा, पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच है। यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 इंटू पाई बाई 2 में 2 से 2 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा, बच जाएगा -2h, -2h। अब ये माइनस से माइनस काट दीजिए और 2 कांस्टेंट है, इसको लिमिट से बाहर निकाल दीजिए, यानी अब ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू k बटा 2 बाहर निकल गया और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटा h हो गया। ये लिमिट का बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको याद रखना चाहिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटा h बराबर होता है 1। तो ये पूरा वैल्यू हो गया 1, तो मिल गया 3 इज इक्वल्स टू k अपॉन 2, तो k इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 यानी 6। यही आपका आंसर है। इसी तरह से एग्जाम में लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मूव करते हैं, लेकिन इसके पहले फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन लिए हैं हम आपको वेक्टर से, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, हाँ, तो निश्चित रूप से इस बार भी पूछा जाएगा, बस डिजिट वगैरह चेंज किया जा सकता है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 19 सीखिए। फाइंड लैम्डा फॉर विच ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर वेयर ए इज इक्वल्स टू 2i प्लस 4j माइनस के एंड बी इज इक्वल्स टू 3i माइनस 2j प्लस लैम्डा के। अब यहाँ के लिए पर्याप्त थ्योरी क्या होना चाहिए? पहला बात तो यह कि अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी बराबर होगा 0। 0 पर वेक्टर का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि ए डॉट बी स्केलर होता है। तो पहला बात तो ये जानना चाहिए। दूसरा बात जानना चाहिए कि हाउ कैन बी फाइंड ए डॉट बी। ए डॉट बी का मान कैसे निकालते हैं? तो ए डॉट बी का मान निकालने के लिए आई, जे और के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़ निकालते हैं। टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट वी फाइंड द सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो यहां पर भी सवाल बना देते हैं, तो हम पहले निकाल लेते हैं ए डॉट बी। ए बराबर दे रखा है 2i प्लस 4j माइनस के और बी बराबर है 3i माइनस 2j प्लस लैम्डा के। तो हम पहले निकालेंगे ए डॉट बी। क्या होगा? आई के कंपोनेंट का गुणनफल, तो 2 गुना 3 यानी 6, फिर बीच में प्लस जे के कंपोनेंट का गुणनफल 4 गुना -2 यानी 8, जोड़ के कंपोनेंट का गुणनफल तो -1 गुना लैम्डा यानी माइनस लैम्डा। इसको फर्दर एक्सपेंड कर लेते हैं तो ए डॉट बी का वैल्यू प्राप्त होगा 6 माइनस 8 अर्थात -2 माइनस लैम्डा। अब यहाँ पर एग्जाम में जाएगा लाइन क्या कि सिंस ए इज परपेंडिकुलर टू बी, इसका मतलब हेंस ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 और ए डॉट बी हो गया आपका -2 माइनस लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा का वैल्यू हो गया -2 इज इक्वल्स टू लैम्डा या लैम्डा इज इक्वल्स टू -2। ये आपका आंसर है। इसको 2-3 बार जरूर बनाइएगा, ये अति संभावित प्रश्न में से एक है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को उठाया गया है डिफिनिट इंटीग्रेशन से। डिफिनिट इंटीग्रेशन के इस प्रॉपर्टीज से ऐसे तो अक्सर हाँ
5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं जिसको 2 नंबर में उठाया जा सकता है। उनमें से एक सवाल ये है 0 से π/2 log tan x dx। यहाँ पर इस सवाल को बनाने के लिए पहले आपको एक प्रॉपर्टीज जानना चाहिए। प्रॉपर्टीज क्या है कि 0 से a f ऑफ x dx को लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस x dx, यानी x बदल जाता है a माइनस x में, a मतलब अपर लिमिट। तो यहाँ पर जो सवाल है आपका उसमें x बदल जाएगा π/2 माइनस x में। तो कैसे बनाएंगे सवाल बनाना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन ऊपर बताया गया आपको टेक्निक। सॉल्यूशन में पहले मान लेते हैं कि i बराबर है 0 से π/2 log tan x dx। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और अब वही प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। अब यहाँ पर बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज तो i इज इक्वल्स टू होगा 0 से π/2 log tan x बदल जाएगा π/2 माइनस x में, tan π/2 माइनस x में। तो अब आपका हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 log tan 90 माइनस थीटा बराबर होगा cot थीटा। तो log cot x dx, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो i और i हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2 log tan x प्लस log cot x dx हो जाएगा। अब यहाँ लगा दीजिए आप प्रॉपर्टीज log m प्लस log n का, ये सब आपको एग्जाम में लिख देना है। तो log m प्लस log n बराबर होगा log m गुना n। अब इंटीग्रेशन वाली बात को लेके आएंगे। इस साइन को बोलते हैं दिस इम्प्लाइज। जब दो इक्वल साइन आ जाए तो दिस इम्प्लाइज लगाते हैं। तो 2i बराबर होगा 0 से π/2 log tan x इंटू कॉट एक्स, था प्लस में बदल गया इंटू में ड्यू टू लॉगरिदम, अर्थात 2i बराबर हो गया 0 से π/2 log tan x इंटू कॉट एक्स मतलब हो गया 1, तो log 1 इंटू dx। अब आपको जानना चाहिए कि log 1 का वैल्यू होता है 0, तो ये मिल जाएगा 2i बराबर 0 से π/2 0 dx यानी 0। तो 2i का वैल्यू जब हो गया 0, इसका मतलब i का वैल्यू हो गया 0 और i क्या था 0 से π/2 log tan x dx बराबर 0। ये आंसर हो गया। ये आपको दोनों जगह काम करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा और ऑब्जेक्टिव में भी इसको पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इस सवाल को आप हल्के में नहीं लीजिएगा, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आने जा रहा है, या तो ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 उठाया गया है 3D के स्ट्रेट लाइन से। यहाँ से भी सवाल 100% पूछे जाते हैं, भले डिजिट चेंज होगा। तो आज के इस वीडियो में जो भी सवाल बताया गया है वहाँ से 100% सवाल पूछा जाएगा, या तो डिजिट सहित या डिजिट को चेंज कर करके। बरसों पढ़ाने का अनुभव हमको प्राप्त है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। आप एग्जाम के बाद देखिएगा और इस वीडियो पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ आप कहे थे, देखिए ये सवाल कहाँ आया। हमको लगता है कि ये सारे सवाल पूछे जाएंगे डिजिट चेंज कर करके। देखिएगा ये सवाल है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस x + 4/3 इज इक्वल्स टू y - 1/5 इज इक्वल्स टू z + 3/4 एंड x + 1/1 इज इक्वल्स टू y - 4/1 इज इक्वल्स टू z - 5/2। तो पहले आप इसका थ्योरी समझ लीजिए। ये जो ऊपर में देख रहे हैं आप, ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो इस पॉइंट से पास करता है और इस वेक्टर के पैरेलल है। दूसरा पॉइंट, दूसरा वेक्टर
दूसरा जो इक्वेशन है वो भी वही रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला वेक्टर। तो दो लाइन के बीच का एंगल का मतलब होता है दोनों लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उसके बीच का एंगल, लेकिन तब जब लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है भाई, तो x माइनस x1 बटा a1, ऐसे यहाँ प्लस में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देंगे और यहाँ से नंबर कटने की संभावना बनती है यदि आप सही से एग्जामिनेशन में न लिखे और हड़बड़ा के जल्दी में आंसर निकाल दिए। पहले आप लाइन को लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो x प्लस 4/3 को लिखेंगे x माइनस 4/3 इज इक्वल्स टू y माइनस 1/5, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और ये होगा z माइनस 3/4, बीच में माइनस का साइन होना चाहिए, तब ये बनता है नीचे वाला वेक्टर b1, ये वेक्टर हो गया b1, ये हो जाएगा 3i प्लस 5j प्लस 4k। और दूसरा लाइन क्या हो जाएगा, एंड दूसरा लाइन जो है उसको लिख देते हैं। दूसरा लाइन था x प्लस 1/1, तो इसको लिखेंगे x माइनस 1/1, ये जरूरी है एग्जाम में लिखना, इज इक्वल्स टू y माइनस 4/1 इज इक्वल्स टू z माइनस 5/2। अब यहाँ से जो नीचे वेक्टर दिया हुआ है इससे बनेगा वेक्टर b2, ये हो जाएगा i प्लस j प्लस 2k। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब हुआ एंगल बिटवीन वेक्टर b1 एंड वेक्टर b2। इस लाइन को भी एग्जाम में आपको दिखाना होगा। एंगल बिटवीन गिवन टू लाइंस मीन्स एंगल बिटवीन वेक्टर b1 एंड वेक्टर b2। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट। यहाँ से सवाल ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होगा b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाई b1 का मैग्नीट्यूड गुना b2 का मैग्नीट्यूड। तो कॉस थीटा बराबर होगा b1 डॉट b2। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो इसके पहले वाले सवाल में हम आपको बता दिए हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़, तो यहाँ देखिए i का कंपोनेंट है 3 और यहाँ i का कंपोनेंट है 1, तो 3 गुना 1 जोड़, वैसे ही j में 5 गुना 1 यानी 5, और यहाँ से हो गया 3, 5 और 3 8 और 4 दूनी 8, तो 8 और 8 16, तो डॉट प्रोडक्ट हो गया 16। और अब b1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के स्क्वायर के जोड़ का स्क्वायर रूट, यानी 3 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9, 5 पचे 25, 4 चौका 16, 16 9 25 और 25 50, यानी अंडर रूट 50। वैसे ही b2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यह देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 1 5 1 6, रूट 6 हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। अब इसको आप फर्दर एक्सपेंड कर लीजिए, देखिए क्या मिलता है आपको आंसर, एक बार आप बनाइए। ये कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 16 अपॉन 50 छक 300। 300 को क्या लिख सकते हैं, 50 गुने 6 हो जाएगा 300, इसको लिख सकते हैं 100 गुना 3 यानी 10 रूट 3, 10 रूट 3। अब इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 8/5 रूट 3। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए एग्जामिनेशन में, ये डिनोमिनेटर में इरेशनल आ गया तो आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए, रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कॉस थीटा बराबर है 8 रूट 3 डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 8 रूट 3 अपॉन 15
यही आपका आंसर हो गया। थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 8√3/15। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आज जो भी सवाल बताया गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे पूरा का पूरा सवाल अभी तक 21 प्रॉब्लम हुए हैं, लगभग 50 सवाल हम बताएंगे, उसमें से 30 जरूर रहेगा, या तो डेटा बदल करके या हूबहू। तो आप जरा इसको ध्यान देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए।